Assalamualaikum. Uh, Student, today topic of the lecture is that is non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is also known as non-opioid analgesics. These class of drugs are used commonly for three different categories of the pathological condition. The anti-inflammatory drugs have antipyretic activity, analgesic activity, and anti-inflammatory activity. These three are combined activity by the non-steroidal anti-inflammatory, or you can say NSAIDs. NSAID class of a drug show the pain reducing activity. First of all, it shows the antipyretic activity, means it reduces the pain, or it reduces the fever. It reduces the fever and body temperature of the patient during inflammation, or it also work as an analgesic. It means it reduces the pain. It produce the analgesia, meaning the condition where the patient uh, mm, are not feeling the pain. And the third one is anti-inflammatory. It reduces the inflammation. All of these three activities are due to anti-inflammatory drugs, that is non-steroidal anti-inflammatory drug, which is also known as non-opioid drugs. Now toward the classification of NSAIDs. It is firstly classified according to the chemical nature of the compound. जो ड्रग हमारे पास नॉर्मली है, जैसे क्लासिफाई किया गया है कि जो एंसर्स है उनके किस केमिकल नेचर से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारी जो क्लासिफिकेशन आती है वो सैलिसाइलेट्स होती है। उसके बाद हमारे पास है इंडोल। इंडोल में सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रग होती है वो इंडोमेथासिन है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, उसमें कीटो और फ्लेविप्रोफिन यूज़ किया जाता है। फिनाइल लैक्टिक एसिड होती है। फिनाइल लैक्टिक एसिड में हम जो है वो डिक्लोफेनिक के जो कंपाउंड्स है, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम है, और सम टाइम अगर डिक्लोफेनिक पोटेशियम भी यूज़ किया जाता है, नॉर्मली इन द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो अगर उनको कोई भी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम ये डिक्लोफेनिक ग्रुप यूज़ करते हैं। दूसरी क्लास जो है वो फेनेमेट्स है। फेनेमेट्स से जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग आती है वो मेफेनेमिक एसिड है, फ्लोफेनेमिक एसिड है। उसके बाद ऑक्सीकेम है। ऑक्सीकेम जो है वो पायरोक्सीकेम, जो मोस्टली कॉमनली यूज ड्रग है वो है। टेरोक्सिकेम है। पायरोल ग्रुप से है, तो पायरोल ग्रुप से हमारे पास जो कॉमनली यूज ड्रग है वो है कीटोलिक ड्रग। और कुछ जो है हमारे पास सेलेक्टिव फॉक्स जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर है, उसके ड्रग्स है, जिसमें एनिमसिलाइड्स है और पैरासीटामोल है। और हमारे पास जो है नॉर्मली सेलिकॉक्सिब होती हैं, बेल्डिकॉक्सिब है, ये सारे ड्रग्स है। और सबसे एंड में जो हमारे पास आती ड्रग जो आती है वो है डिमार्ट्स। डिमार्ट्स का मतलब होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइडिक ड्रग्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म पे कि हमारे पास जो आंसर्स है उसका मैकेनिज्म वर्किंग क्या है, या कहाँ पे ये जाके एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी एक्टिविटीज़ आती है, जो कि एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की मेड हुई है। उस फॉस्फोलिपिड में जो सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन फॉस्फेट है, उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जो कि फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम है। ठीक है। फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम एक्ट करता है तो ये इस एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है दो चीज़ों में। एक तो हमारे पास अगर इस एराकिडोनिक एसिड के ऊपर अगर हमारे पास दो एंजाइम एक्ट किए, साइक्लोऑक्सीजिनेज ने और लिपोऑक्सीजिनेज ने। तो हमारे पास अगर लिपोऑक्सीजिनेज ने एक्ट किया तो हमारे पास लिपोट्राइन्स बनते हैं, और उसी के ऊपर अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा होता है तो हमारे पास बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स फर्दर डिवाइड होते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में और थ्रोक्सिन में, थ्रोम्बोक्सिन में।
ठीक है जी। अच्छा, ये अब हम सारी बात कर रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन के द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कैसे होती है, कौन-कौन सा एंजाइम है जिसमें होती है। हमें पता है ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है इनकी सिंथेसिस जो होती है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं इनके अपने फंक्शंस है, ये अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं। और नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास जो है इंफ्लेमेटरी कंडीशन में एक्सेसिवली बन रहे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है, H2 फर्दर डिवाइड कर प्रोस्टासाइक्लिन में पीजी, जिसको हम PGI2 बोलते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन का क्या काम होता है? ये नॉर्मली जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है, जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है, उसकी परमेबिलिटी की इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है प्लेटलेट की एक्टिवेशन को या एग्रीगेशन को, और ये वेसोडाइलेशन करता है। ठीक है। ये नॉर्मली जब ये रिलीज होता है तो इसके ये फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ H2 फर्दर जो है हमारे पास बनता है इसमें पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन GE2, प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी एफ, जो फैमिलीज है PGF फैमिली 2 अल्फा 2 बीटा इस तरह की है। PGD2 बनते हैं हमारे पास। ये जो है इसका अपना फंक्शन होता है, इसका मोस्ट जो कॉमन फंक्शन होता है वो स्मूथ मसल कंट्रोलिंग होती है। ये नॉर्मली स्मूथ मसल में इन्वॉल्व होता है और इनहिबिशन करवाता है गैस्ट्रोगैस्ट्रिक सिक्रीशन में। और ये इसके हाइपरलेक्जिया कराता है और रेनल के रिलीज करवाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसके साथ एक और चीज़ बनती है, दैट इज A2, थ्रोम्बो ऑक्सेन A2, जिनका एक खास इम्पॉर्टेंट रोल होता है थ्रोम्बोऑक्सीजन A2 का प्लेटिलेट के साथ। प्लेटिलेट की ये एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है, और प्लेटिलेट के साथ जो हमारे पास इनिसिटोल फॉस्फोडायोल जो IP3 बनता है उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। ओके। ये नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो PGI2 है और PGA2 है, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारे पास एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे होते हैं। अगर हम PG I2 की बात करें तो ये वेजोडाइलेटर है और प्लेटिलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करता है। यहाँ पे ये क्या करता है, प्लेटिलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है और वेजो कंस्ट्रक्टर है। तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेटरी मैकेनिज्म दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो हमारा जो डोमेन है दैट इज एनसेड के इस पूरे नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल साइकिल में है हमारे पास, इसमें साइक्लोऑक्सीजनेज का क्या काम है? जो एनसेड है दैट इज नॉर्मली नोन एज एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो इसका इफेक्ट होता है एक एंजाइम पे जो कि ये पूरे पाथवे इनिशिएट करता है, इसके ऊपर इफेक्ट होता है। मतलब ये अरेकिडोनिक एसिड की कन्वर्जन को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में नहीं करने देता। और ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम हमारे पास नॉर्मली कॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ये एसिड क्या करता है, ये इफेक्ट देता है इस कॉक्स पे, कॉक्स 1 पे और कॉक्स 2 पे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और ये एक स्टेरॉइडल्स है, ये स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसको हम जिसका इफेक्ट हमारे पास इस सिर्फ इनिशियल स्टेज पे होता है, दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2 पे। लेकिन हमारा कंसर्न इससे नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि इसका इफेक्ट उस एंजाइम पे नहीं है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम A2 पे नहीं है, बल्कि इसका इफेक्ट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ओके जी, हम बात कर रहे हैं कि एसिड का इफेक्ट है साइक्लोऑक्सीजनेज पे। साइक्लोऑक्सीजनेज नॉर्मली डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, कॉक्स 1 होता है, कॉक्स 2 होते हैं। अब फर्दर हम इस डायग्राम में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। हम जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस की बात करें तो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस में इस साइकिल में, प्रीवियस साइकिल में हमने बोला कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है जो कि एक्टिवेट होता है इन नॉर्मल कंडीशन में, और वो ये सारी चीजें रिलीज करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करता है, PG2 रिलीज करता है, I2 रिलीज करता है, जो नॉर्मल कंडीशन है, मतलब एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये रिलीज होता है, और वहाँ पे फंक्शन होता है कॉक्स 1 का। अब हमारे पास बात आती है कि इंफ्लेमेटरी कंडीशन में जो एंजाइम होता है वो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इंड्यूस्ड होता है। ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व करते हैं, इसके साथ प्रोटीएजेस एंजाइम का रिलीज करते हैं जो कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन करते हैं, और ये अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर भी रिलीज करते हैं।
नॉर्मली जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे उस साइट ऑफ एक्शन उस साइट ऑफ लोकेशन पे जो एग्रीगेशन है वो मैक्रोफेजेस या जो हम कह सकते हैं कि WBCs जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन है वो एग्रीगेट हो जाते हैं। इसकी वजह से ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है वो इंड्यूस होता है और पूरे इंफॉर्मेशन का फेनोमेनन होता है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो कॉक्स 1 रिलीज होता है, अगर हम इंफ्लेमेटरी कंडीशन की बात करें तो रिलीज ऑफ कॉक्स 2। और वी नो दैट के एनसेड जो है क्लास ऑफ अ ड्रग दैट्स अफेक्ट द कॉक्स। कॉक्स मींस साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड 2 respectively. Okay जी, now we have द नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक मीन एनसेड्स का जो एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है। हमें पता है कि इसके एंटी इंफ्लेमेटरी मैकेनिज्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस इनहिबिशन होती है। एंटी इंफ्लेमेटरी अगर इफेक्ट दे रहा है तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनती है उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट करता है कीमोटैक्सिस को। कीमोटैक्सिस का मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लेमेशन में ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन हमारे पास ब्लड वेसल्स में से जो WBCs है या जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनकी लीकेज को या इनके मूवमेंट टुवर्ड भी इन्फ्लेमेटरी साइट जो है टारगेट साइट को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। और रिड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन को। ये और क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन एंटागोनाइज करता है, स्क्रिवेंज फ्री रेडिकल करता है, रिवर्स करता है वेजोडाइलेशन को, इंक्रीज एपोप्टोसिस को, और रिड्यूस करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लिबरेट करता है, ठीक है जी। ये अब हमारे पास दैट इज द फंक्शन ऑफ एनसिड एज ए एंटीपायरेटिक। वो था हमारे पास एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये है एंटीपायरेटिक। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ एंडोजेनस पायरोजेंस जो इंटरल्यूकिन बीटा 1 है या और इंटरल्यूकिन 6 है, और ट्यूमर नेक्रेटिव फैक्टर्स हैं उनको, और उसके बाद हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो हाइपरग्लाइसिया कराता है, और इसके साथ ये जो है बॉडी टेम्परेचर भी एवेलुएट करता है या बॉडी टेम्परेचर को इन्हांस कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी टेम्परेचर को। तो इस वजह से ये एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देता है। प्रमोट करता है हीट डिसिपेशन को। रीसेट थर्मोडायनेमिक सेंटर, जो थर्मोडायनेमिक सेंटर है हमारा उसको रीसेट कर रहा होता है। रिड्यूस करता है जो बॉडी एलिवेटेड टेम्परेचर है या जो बॉडी से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हाई होता है ड्यूरिंग फीवर कंडीशन उसको कम करता है। इसका नॉर्मल जो एक्शन होता है, अगर हम बात करें एंटीपायरेटिक एक्शन को, जो कॉक्स 3 हमारे पास इनहिबिशन होती है इन द CNS लेवल पे। ओके जी, सबसे पहले ड्रग हमारे पास इसमें आती है एस्प्रिन। एस्प्रिन इस क्लास की सबसे पहली ड्रग है जो सैलिसाइलेट से बिलोंग करती है। ये एंटी रूमेटाइटिक एक्यूट रूमेटाइटिक फीवर में यूज की जाती है। और इसका दूसरा जो मेन कॉमन जो यूज होता है वो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ अ क्रोनिक कैंसर। जो प्रोफाइलैक्सिस कंडीशंस होती है स्पेशली क्रोनिक जो क्रोनिक हमारे कैंसर कंडीशन है उसमें यूज किए जाते हैं। कार्डियोप्रोडक्टिव है। कार्डियोप्रोडक्टिव का मतलब ये है कि इसका थ्रोम्बोऑक्सिन ए के ऊपर काम है, तो ये प्लेटिलेट की एग्रीगेशन नहीं कराता लो डोज में। लेकिन अगर इसको क्रॉनिकली लिया जाए 75 मिलीग्राम पे तो its work as a antiplatelet aggregated agent. Actually, it's by nature, aspirin is a by nature in activity, in pharmacological activity. अगर इसको high dose में लिया जाए जैसे 150 मिलीग्राम लिया जाए तो its work as a analgesic या NSAIDs, और अगर इसको slow dose में लिया जाए chronically more than 3 months और 75 मिलीग्राम लिया जाए और low dose तो its work like a antiplatelet aggregating drug. इसीलिए it's known as a cardioprotective. It is used in headache. It is used in Quashquoi disease. Quashquoi disease क्या होता है? इसका म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फोइड सिंड्रोम जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके फर्दर कुछ यूज है, जैसे कैटरेक्ट में यूज किया जाता है लेकिन इसका कोई लिटरेचर ही कोई प्रूव नहीं है। उसके बाद कुछ काइनेटिक्स अबाउट दी एस्पिरिन। एसिटिक पीएच होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट इसके रैपिड होती है। ये एस्पिरिन जो है ये आप इसको कह सकते एसिडिक इन नेचर है, तो इसलिए ये क्या करता है, इसका एक मेन साइड इफेक्ट है कि ये अल्सरेशन कॉज कराता है और ये डिस्टर्बेंस कराता है स्टमक से रिलेटेड
जो जीआई ट्रैक्ट की जो डिस्टर्बेंस है उसको कॉज कराता है। इसीलिए जो एस्पिरिन है ये हमारे लिए अगर जो पेशेंट जो कार्डियो प्रोटेक्टिव एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव ले लेते हैं या इसको ले रहे होते हैं कि एज अ प्लेटलेट एग्रीगेटेड इनहिबिटर, तो उसको इंटाइल कोटेड में दिया जाता है जो कि एस्कार्ट के नाम से नॉर्मली अवेलेबल होती है। इसकी नॉर्मल जो है 90% प्रोटीन बाउंडिंग होती है। हाफ लाइफ की हमारे पास तकरीबन 20 मिनट्स होती है। इजीली प्लासेंटा क्रॉस कर लेता है, इसीलिए ये काउंटर इंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन में। माइटोकॉन्ड्रियल और हेपेटिक पाथवे फॉलो कर रहा होता है ये। ग्लाइसिन और ग्लूकोनाइजेशन जो है इसका बाय प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, या मेटाबोलाइट्स बनता है इसका। ओके जी। इंटरेक्शन, कुछ इंटरेक्शन है इसका। सबसे पहले इंटरेक्शन इसका डाययूरेटिक के साथ है और बीटा ब्लॉकर है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के साथ है। इनके साथ ये जो है इंटरेक्शन करता है। उसके बाद अगर ये डायपैरामिडोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ दी जाती है तो इसका जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। उसको अगर दिया जाए प्रोबेनिसिड के साथ दिया जाता है तो ये प्रोबेनिसिड और एनसेड एक दूसरे को एंटेगोनाइज कर देते हैं, अपने इफेक्ट को एंटेगोनाइज कर देते हैं। दोनों ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं आता, बस इस वर्क लाइक अ प्लेसिबो। अगर इसको मेफेरेस्टोन के साथ दिया जाता है तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है एफिकेसी को, ड्रग एफिकेसी को। अगर इसको स्टेरॉइड या अल्कोहल के साथ दिया जाए तो ये जीआई ट्रैक की जो इफेक्ट्स है जैसे एसिडिटी है, फ्लैचुलेंस है, अल्सरेशन है, जीआई ब्लीडिंग है, उसको एनहांस करते हैं। तो ये पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन है। इन ड्रग के साथ एस्पिरिन को कॉशनली दिया जाता है या ये इन ड्रग के साथ जो है इंटरेक्शन करता है। ओके जी। सेकेंड जो ड्रग है हमारे पास वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन हमारे पास जो क्लास ऑफ ड्रग है, नॉर्मली ये जो है वो एस्पिरिन और उससे बेटर इसकी टॉलरेंस है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो जो उसका साइड इफेक्ट है उसके साथ जीआई ब्लीडिंग उसको अवॉइड कर रहा होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन है। ये हाफ लाइफ जो है 2 आवर्स है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कराता है। नॉर्मल जो इसका जीआई टॉक्सिसिटी है 15% है। रैशेज होते हैं इसके साइड इफेक्ट में, और अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन लेती है तो एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं उनको। इसका जो यूज़ होता है ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ किया जाता है, जैसे डेंटल पेन होता है, टॉपिकल जेल्स या कुछ स्प्रेज में भी यूज किया जाता है। आइबुप्रोफेन को नॉर्मली जो प्रेफर किया जाता है वो एज एंटी इंफ्लेमेटरी यूज किया जाता है इन कंडीशन ऑफ साइनसाइटिस, इन द कंडीशन ऑफ एनी इंफ्लेमेटरी बॉडी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहा होता है उसमें प्रेफर किया जाता है यूज। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो डिक्लोफेनिक है। डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोपोटेशियम दो सॉल्ट में अवेलेबल है। ये वाइडली यूज होता है। इसका पोटेंट इफेक्ट जो है हमारे पास कॉक्स 2 पे आता है। नॉर्मली ये साइनोवियल फ्लूइड में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मिसप्रोस्टॉल के साथ जो है दी जाती है और सपोजिटरी में दी जाती है, पर ओरल रूट में और आईएमडी दी जाती है। इसकी जो जीआई ट्रैक की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास 20% है। ठीक है। इंक्रीज करती है हमारे पास हेपेटिक एंजाइम को, स्पेशली ट्रांसअमाइनेज एंजाइम को इसके साथ इंटरेक्शन करती है, और ये काउंटर इंडिकेटेड है या इट्स नॉट गिवन इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन, क्योंकि इसके जो प्रोन सीवीएस से जो रिगार्डिंग इसके साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक थेरेपी के साथ शो होते हैं। ओके जी। नेक्स्ट ड्रग जो हमारी ड्रग है जो वो है परोक्सिकेम। परोक्सिकेम जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसका इफेक्ट तकरीबन जो हाफ लाइफ इसकी है वो 50 आवर्स तक है। स्लो जो है इसकी ड्यूरेशन होता है, और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इसकी लाइफ हाफ लाइफ है, और उसका इफेक्ट जो है वो स्लो एक्टिंग इफेक्ट है। ये नेगेटिव इफेक्ट देता है न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन पे, या जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स जो एक्टिवेटेड होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देता है। कोलेजनेज एंजाइम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है। और प्रोटोग्लाइकेनेज एंजाइम, इसका एंजाइम के ऊपर भी इफेक्ट है।
इसका इफेक्ट होता है जो हेपेटिक एंजाइम है साइक्लो साइटोप्लाज्मिक जो 2 है CYP जो एंजाइम 2 फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके पर मोर इफेक्ट है। पर ओरली दिया जाता है, पर रेक्टल रूट दिया जाता है, टॉपिकली टॉपिकली इसका जो 99% जो है वो इफेक्ट बाउंड होता है और यूज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, तो यूज लास्ट ड्रग जो हमारे पास है या हम जो नेक्स्ट ड्रग है नेक्स्ट ड्रग हमारे पास वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को कॉमनली अब नाउन जो है इस तरह पहचाना जाता है कि इट्स इट्स नॉन एज एसिटामिनोफेन और ये जो है कॉक्स 3 को इनहिबिट करता है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसकी है। इसकी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉन ये नॉन इन्फ्लेमेटरी और नेम आप कह लें कि पेन में इतना ज़्यादा नहीं यूज किया जाता है, बल्कि आप एनाल्जेसिया फिर भी होता है, लेकिन इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कोई नहीं है। ये एज एंटीपायरेटिक यूज होता है और एनाल्जेसिक यूज होता है। इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि इसका लो जीआई इफेक्ट्स होते हैं और इसकी जो सिंथेसिस इनहिबिशन है ये पेरोक्सिडेज जो रिच इन्फ्लेमेटरी साइट्स हैं उसका प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस पे कोई सिंथेसिस इनहिबिशन नहीं करता। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं इसका सब ये साइड इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा वो है कि इसका ग्लूटाथायोन जो है एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है जो कि इसका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो क्रॉनिकली जो हेपेटिक प्रोस्टेटिन कॉज कराता है। जी नाउ इट्स अ ड्रग फॉर दी सेलेक्टिव। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स थी कॉक्स 1 कॉक्स 2 की, सेलिकॉक्सिब की जब बात करते हैं सेलिकॉक्सिब जो है इसको नॉर्मली सेलेक्टिव कॉक्स 2 ड्रग कहा जाता है क्योंकि ये मोर इफेक्टिव है, 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट कॉक्स 2 और ये मोर सेलेक्टिव है टुवर्ड कॉक्स 2 कंपैरेटिवली कॉक्स 1 एंजाइम। ये जो है एंडोस्कोपी अल्सर देन मोस्ट ऑफ अदर जो एंसर है उसमें ये होता है कि इसका जो एंडोस्कोपी इफेक्ट है या इसका अल्सरेशन इफेक्ट जो है उससे ज़्यादा होता है। और सल्फोनामाइड और कोरोसिब में अगर कंबाइनली दिया जाए, इसको सल्फोनामाइड के साथ दिया जाए तो क्रॉनिक या फेटल स्किन रैशेस होते हैं या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होते हैं। इसका नॉर्मली प्लेटलेट एग्रीगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंटरेक्ट करते हैं और वार्फरिन के साथ इसके इंटरेक्शन है, नेक्स्ट इंटरेक्शन इसकी वार्फरिन के साथ है और कॉमनली एडवर्स इफेक्ट जो इसकी है वो इतनी कॉमन नहीं है, बस सिवाय इसके कि ये जो है कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्शन कराता है और इसके इंफॉर्मेशन में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आप कह लें कि एंडोस्कोपी अल्सरेशन है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। ओके जी, अब डिमार्ड्स डिमार्ड्स की हम बात करें, डिमार्ड्स हमारे पास एक्चुअली है क्या? डिमार्ड्स जो है वो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटेटिक ड्रग्स है। इसको हम बोलते हैं कि डिमार्ड्स नॉर्मली are used in the treatment of rheumatoid arthritis and show the slow course of the disease. वो diseases जो कि normally बहुत स्लो प्रोग्रेशन के साथ होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है या इंड्यूस रीएमिशंस जो बार बार हो रही होती है उसको फर्दर डिस्ट्रक्शन की में जो है इसके जैसे फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट्स है और टिश्यू है उससे के लिए हम डिमार्ड्स यूज करते हैं जो कि हमारे पास डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटाइड ड्रग्स होती है। इसका अगर हम यूज देखा जाए तो ये हमारे पास जो स्लो आउटकम्स के साथ डिजीजेज होती हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जिनका रीएमिशन होता है, रिकरेंस होती है बार बार, सही है, और फर्दर जो डिस्ट्रक्शन कराता है जॉइंट्स और टिश्यू की। If the patient is diagnosed with the rheumatoid arthritis, the DMARD should be started within 3 months to help to stop the progression of disease at the earlier stage. ठीक है, the NSAID or corticosteroid may not be used for the relief of the symptoms. अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको हमारे पास जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो अर्ली 3 मंथ्स के लिए जो है उसको डिमांड स्टार्ट किया जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास ना तो एनसेड इफेक्टिव होती है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड इफेक्टिव होती है।
अब डिमार्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सबसे पहले ड्रग्स आती है मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, रीपेंसिलामिन, और कुछ हमारे पास जो है इम्यूनोमोडुलेटर्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास रिफोंडामाइड, ये इम्यूनोमोडुलेटर है, ये दिया जाता है। गोल्ड सॉल्ट दी जाती है जो कि हमारे पास है हाई टॉक्सिसिटी, और ये ग्लोब्यूलर नेफ्राइटिस कॉज कराता है। साइक्लोस्पोरिन मोस्ट कॉमन साइक्लोस्पोरिन होती है। कुछ एंटी ट्यूमर जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, अल्फा एंटागोनिस्टिक जो होते हैं, वो कुछ ड्रग्स होती हैं, वो भी डिमार्ट्स में ही आते हैं। ठीक है जी। अब एनसिड एज अ एंटी रोमेटाइडिक एजेंट, एनसिड जो है उसका एंटी रोमेटाइडिक एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये एक्यूट रोमेटाइडिक फीवर में यूज होता है। मतलब वो फीवर जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 3 मंथ है, या जो एक्यूटली हो रहे हैं, उसका कोई क्रॉनिक या सब क्रॉनिक एक्सपोजर नहीं है, उसमें हम देते हैं नॉर्मली नप्रोक्सिन दी जाती है। और नप्रोक्सिन के साथ हम जो देते हैं, उसके बाद टॉलमिटिन को देते हैं। टॉलमिटिन रूमेटाइड कार्डिटिस में देते हैं। रूमेटाइड कार्डिटिस जो नॉर्मली हमारे पास जो ड्रग है रूमेटाइड कार्डिटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेशन है हार्ट की, और जिसकी वजह से हार्ट मसल्स की और हार्ट कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन वो क्या करता है, वो फील होता है उसमें लाइक लाइक पेशेंट जो है वो फील करता है फीवर, तो उसमें जो है स्टेरॉइड देते हैं और उसके साथ एंसिड देते हैं, तो वो बेस्ट थेरेपी है फॉर द रूमेटाइड आर्थराइटिस। हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग जो कंडीशन है, वो नेक्स्ट कंडीशन जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, वो है हमारे पास रूमेटाइड अर्थराइटिस के बाद रूमेटाइड अर्थराइटिस है। रूमेटाइड अर्थराइटिस का मतलब ये है कि वो जो रूमेटाइड अर्थराइटिस में नॉर्मली हम वो देते हैं कि फॉर एग्जांपल डिमार्ट्स देते हैं। डिमार्ट्स का मतलब ये है कि वो ड्रग्स देते हैं जो हमारे पास नॉर्मली स्लो रिमिशन डिजीजेस होते हैं जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होते हैं। ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अर्थराइटिस जॉइंट और साइनोवियल जो कैविटी है उसके अर्थराइटिस को बोलते हैं। ओके जी। अ, उसके बाद हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है टॉलमिथिन और डिक्लोफेनिक दी जाती है। दीज आर द इफेक्टिव ड्रग्स। ओके। अब एंटी गाउट ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटी गाउट ड्रग्स देते हैं। गाउट जो है वो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का और साइनोवियल कैविटीज का। इसमें हम अगर हम एंसिड से लेते हैं तो एंसिड में सबसे बेस्ट जो है वो एंडोमेटासिन है। यूरोकोसो यूरोकोसिक्स जो ड्रग्स है उसमें प्रोबेनिसिड है। नॉर्मली सल्फेनहाइड्राजोन दी जाती है, बेंजोप्रामीन दी जाती है। ठीक है। और ये ऑल ऑफ द ड्रग्स आर गिवन इन दी एंटी गाउट ड्रग्स। ओके जी, थैंक यू क्लास।